गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र ब्रजेश राय। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए पी वाई क्यू की क्या श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका यह कौन सा लेक्चर रहेगा। यह हमारा हमने भी जो 10 लेक्चर हैं, 10 लेक्चर हमने जी के प्लस जीएस क्या जीएस की रिकॉर्ड कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब जो हमारे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं बिहार में, वो क्या हो रहा है, जीके प्लस जीएस, साथ में क्या रहेगा, विज्ञान के भी रहेंगे। तो आपको विज्ञान के भी क्या विज्ञान विज्ञान यानी कि साइंस के भी विज्ञान के भी लेक्चर डेली बेस पर मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज जो लेक्चर रहेगा वो हमारा सेकंड लेक्चर है, किसका, साइंस का। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, मतलब कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो लगभग 20-30 मिनट का रहेगा। जो सेकंड पार्ट है वो आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन बताए हैं, कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में रहेंगे, लेकिन उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत शानदार दिया गया है। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन करोगे ना, तो उसे कम से कम आपको 5 से लेके 6 क्वेश्चन के आंसर साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने उसे इस बेस पे तैयार किया है कि अभी यहाँ से क्वेश्चन आया है तो उस टॉपिक में से और कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि जो पहले से यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं उसमें मात्र क्वेश्चन का आंसर बताया गया है और क्वेश्चन बताया गया इससे ज़्यादा। लेकिन जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको उसका डिस्क्रिमिनेशन बताया जाएगा कि अभी क्वेश्चन यहाँ से आया है और कहाँ से क्वेश्चन आने की या बनने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, लाइक कैसे करना है, खींच के लाइक करना है। ठीक है, कैसे करना है, खींच के लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या है, धारावाही परिनालिका। क्या है, धारावाही परिनालिका है। धारावाही परिनालिका है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। ऑप्शन ए है, इसका उपयोग नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसमें 2 नंबर का है, यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, क्या, जो क्षण चुंबक होता है उसकी तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन सी है, क्षेत्रीय रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हुए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से आंसर क्या है, ए, ओनली ए, बी है ओनली बी, सी है ओनली बोथ यानी कि 1 और 2, और डी है बोथ यानी कि 1 और 3। इसमें से आंसर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो मैं पहले बता देता हूँ। आंसर क्या है, सी है। क्या है, सी इसका आंसर है। अब सी में क्या दिया गया है, सी क्या है, इसका आंसर है। सी में क्या दिया गया है, जी है इसका आंसर। जी इसका आंसर रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, 1 और 2। अब देखो, समझो धारावाहिक परिनालिका। अब पहले देखो भी धारावाहिक परिनालिका क्या होता है। तो ये धारावाहिक परिनालिका का क्या है, चित्र है। ठीक है, तो ये हो जाएगा धारावाहिक परिनालिका। अब देखो चित्र के बाद आ जाओ इस पर। ये क्या रहेगा, यानी कि हमारा इस प्रकार से एक क्या रहेगा, मतलब कि एक चुंबक रहे, मतलब एक क्या है, कुंडली है, वो इस प्रकार से घिरे हुए है। इसमें 2 सिरे हैं, एक रहेगा प्लस का और एक रहेगा माइनस का। क्या रहेगा, एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा। इसके बाद इसे जोड़ देते हैं। ठीक है, जी हो गया, एक धारावाहिक हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये क्या करेगा, एक क्षण चुंबक के समान, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेगा। ठीक है, अब देखो और इसमें हम क्या रख देंगे, यहाँ बीच में एक क्या रख देंगे, क्षण चुंबक रख देंगे, मतलब एक चुंबक वो रख देंगे
नरम लोहे का रॉड। ये क्या है हमारा, ये क्या है, धारावाही क्या है, परिनालिका है। ठीक है, क्या है, धारावाही परिनालिका है। और इसके अंदर हमने क्या रख दिया है, एक नरम लोहे, क्या, नरम लोहे की रॉड, ठीक है, रॉड, तो ये रख दी हमने। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, करंट फ्लो की, क्या की, धारा प्रवाहित, ठीक है। जैसे इसमें धारा जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, जो कुंडली है वो क्या होगी, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करेगा तो यहाँ देखो आप क्या है, क्या किया है अपन ने, धारावाहिक, क्या, धारावाही परिनालिका जी लिया, ठीक है, जी लिया। इसमें क्या किया हमने, क्या की, इसमें एक तार लिया जो किसका बना होता है, कुंडली का बना होता है। कुंडली मतलब एक तार इस पर जबड़ा होता है, क्या है, कुंडली है। कुंडली हमने क्या किया, इसमें कुंडली में हमने क्या, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की। जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये क्या करने लगा, चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करने लगा। कैसा, चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार किया। जब ये चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करेगा तो हमने क्या किया, इसमें एक क्या रख दिया, नरम लोहे, क्या, चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार किया। तो इसमें ये कैसा करने लगेगा, यह चुंबक क्षेत्र एक क्षण चुंबक के समान हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय, पहले इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। तो फिर कैसा हो जाएगा, ये क्षण चुंबक के समान, क्या, क्षण चुंबक के समान हो जाएगा। ठीक है, तो क्षण चुंबक के समान हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे क्या, एक लोहे का टुकड़ा लिया या रॉड ली। ठीक है, रॉड, तो ये रॉड है वो क्या करेगी, इसमें हमने क्या किया, क्षण चुंबक रख दिया। जब क्षण चुंबक रखेंगे तो जो रॉड है ये भी क्या हो जाएगी, चुंबकित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, चुंबकित हो जाएगी। मतलब कि इसमें भी मैग्नेट आ जाएगी, चुंबकित चुंबकित होने का मतलब क्या है, जो रेड रॉड है उसमें मतलब एन धरो और एस धरो, मतलब कि 900 साउथ पोल क्या बन जाएंगे या उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं इसमें, क्योंकि नरम लोहे का, क्या, नरम लोहे की क्या है, की प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी है। मतलब कि जो नरम लोहा है उसकी क्वालिटी होती है, जैसे ही हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा। जब चुंबकित हो जाएगा तो यानी कि अगर हम इसे स्वतंत्रतापूर्वक, क्या, स्वतंत्रतापूर्वक खुला छोड़ देंगे तो ये किस में रखा जाएगा, मतलब कि ये 900 साउथ पोल पर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये रॉड है जो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो, अब ये रॉड है, इसमें क्या किया, इसमें क्या है, कुछ बलरेखा उत्पन्न हुई नहीं होगी। जो चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसमें क्या हुई, कुछ बलरेखा उत्पन्न होंगी। तो जो बलरेखा जो उत्पन्न होंगी, क्या हो रहा, जे यहाँ कुछ बलरेखा उत्पन्न होंगी। जो बलरेखा उत्पन्न होंगी तो कुछ तो ऐसे होंगी, समांतर होंगी, इसकी क्या होंगी, कुछ समांतर होंगी। और कुछ जो बलरेखा है कुछ इस प्रकार से जाएंगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे जाएंगी, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो, जो ये समांतर बलरेखा है इसमें दो प्रकार की बलरेखा उत्पन्न होती हैं। कुछ होती है क्या, समांतर, जो हमारी क्या है, जो छड़ है या जो नरम लोहे का रॉड है उसमें उसके अंदर जो चुंबकीय बलरेखा होगी वे क्या होंगी, समांतर वक्र की। ठीक है, एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाएंगे। और जो इसके बाहर वाली बलरेखा है वो कैसे होगी, कर्व बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जाएंगे कहां से, एन से एस की ओर। कहां जाएंगे, एन से एस की ओर। तो जी अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इसका उपयोग नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल किया जा रहा है। जैसे हमने बताया कि जो हमारी क्या है, रॉड है, हमने क्या किया, इसमें
हमने क्या किया, इसमें कुंडली लगाई, कुंडली विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या होगा, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बन गया, और चुंबकीय क्षेत्र जैसे बना तो क्या, क्षण चुंबक के समान बिहेवियर करने लगा। फिर हमने क्या रख दिया, इसमें नरम लोहे की रॉड रख दी, तो वो क्या होगी, चुंबकित हो गई, मतलब कि उसमें एन और एस जो पोल होते हैं वो डेवलप हो गए। तो क्या हो गया, जो हमारा नरम लोहे की रॉड थी वो चुंबकीय क्षेत्र के समान व्यवहार करने लगी। ठीक है, ये देखो, तो ये हमारा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब क्या है, क्षेत्रीय रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त की होती हैं, मतलब कि जो क्षेत्रीय रेखाएं, मतलब कि जी वाला फील्ड जनरेट हुआ है, ये समांतर रेखाएं, क्या है, समांतर रेखाएं, ना कि सकेंद्रीय वृत्त की रेखाएं। तो जी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 यानी कि बोथ 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जी यहां से आया था। अब इसमें क्वेश्चन बन क्या सकता है, जी भी देखो। ठीक है, अभी क्या पूछा था हमने कि जो नरम लोहा लिया था उसने तो यहां से बताया था। अब पूछ सकता है कि जो बाहर है, मतलब कि जी पूछा था अंदर के लिए पूछा था कि जो चुंबकीय जो रॉड है उसके अंदर जो क्या होंगी, क्षेत्रीय रेखा होंगी, वे किस प्रकार की होंगी, समांतर होंगी। अब वो बाहर पूछ सकता है कि उसके बाहर कौन सी रेखा हो जाएंगी, तो बाहर के लिए देखो जी है, क्या है, परिरेखा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र सीधा और क्या होता है, समांतर होता है, और ये परिरेखा के बाहर होता है, यानी कि जी वाला पार्ट इसकी बात कर रहे हैं। तो जी कैसा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है, क्या होता है, कर्व होता है, कर्व हो जाता है, इसलिए कर्व हो जाता है। यह क्षेत्र एक क्षण चुंबक के समान बिहेवियर करता है, मतलब कि मैं पहले बता चुके हैं ये कैसा काम करेगा, बार मैग्नेट के समान, कैसा, बार मैग्नेट के समान बिहेवियर करेगा। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि ये आएगा कि जो अगर हम किसी धारावाहिक परिनालिका में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उसके भीतर जो क्षेत्र डेवलप होगा वो किसके समान बिहेवियर करेगा, तो बार मैग्नेट यानी कि क्षण चुंबक के समान। कैसे करेगा, जी के बन जाएगा, क्षण चुंबक के समान बिहेवियर करेगा, क्षण चुंबक के समान। तो क्वेश्चन एक आने की उम्मीद जी रहेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इसका आंसर बढ़िया आया, मतलब कि एक लेवल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जी है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो आप, मतलब अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आप इनकी प्रकृति भी समझते जाना कि क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, इसे आप इनको ध्यान रखना, क्या, आरआरबी ग्रुप डी, इसे ध्यान रखना, और इसी की क्वेश्चन की प्रकृति समझो कि इस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी देखते जाना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की प्रकृति नहीं देखोगे ना तो फिर आप खुद से आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। तो आप उसकी प्रकृति देखते जाओ कि किस प्रकृति का क्वेश्चन आ रहा है, आगे भी इसी प्रकृति का क्वेश्चन आएगा, हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये देखो, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा, क्या, प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, मतलब कि जो विद्युत मोटर है उसके कौन से ऐसे पार्ट है जो उसमें जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो हम करंट दे रहे हैं उसके प्रवाह की दिशा, मतलब कि अगर हम इस साइड से करंट दे रहे हैं, बाएं से दाएं दे रहे हैं, तो वो क्या कर देता है, दाएं से बाएं कर देता है, तो उसके धारा प्रवाह की दिशा को उलट कौन सा देता है। अब देखो ये क्या है, कुंडली, ए क्या ऑप्शन, कुंडली, बी है, जे है सॉफ्ट आयरन कोर मतलब कोर। ठीक है, इसके बाद क्या है, विभक्ति बल है, इसे बोलते हैं स्प्लिंट रिंग बोलते हैं, और ये क्या है, ब्रश है, क्या है, ब्रश है। अब देखो हमें इसका दोनों चित्र देखना पड़ेगा कि चित्र कैसा होता है। तो ये क्या है, हमारा क्या है, विद्युत मोटर है, ये क्या है, विद्युत मोटर है, यहाँ पर क्या लगी है, बैटरी, या मान सकते हैं कि हमने क्या दी, करंट फ्लो कराई, जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें अंदर चली जाएगी। अब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, तो पहले समझो कि ये विद्युत मोटर है, इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे और ये देख लेना। ठीक है, ये क्या है, विद्युत मोटर है,
विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर का वर्क क्या होता है समझो। तो दोस्तों विद्युत मोटर का वर्क होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, क्या है, जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है उसे हमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन ये क्या बनता है, क्या बनता है, विद्युत मोटर का काम करती है विद्युत ऊर्जा को, क्या, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे, ठीक है, मान लो ये क्या है, कुआ है, ठीक है, कुआ है, बैल है, इसमें हमें यहाँ लगाई मोटर फिट की, जिस सेक्शन डाला हुआ है ये डिलीवरी है, यहाँ हमने करंट फ्लो कराई, जैसे करंट फ्लो हुई तो जो मोटर है जो यहाँ पानी भरा हुआ था इसे निकालना प्रारंभ किया और खेत में आ गया हमारा पानी, ठीक है। तो ये क्या करना, जो हमारी ऊर्जा में क्या दी, विद्युत ऊर्जा दी, लेकिन हमें काम करके दे रहा है जो पानी बाहर निकाल रहा है, जो पानी को बाहर निकालना है वो क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जनरेटर है वो किस प्रकार की ऊर्जा को किस में चेंज करता है, ठीक है, जो बताना आपको कमेंट करके। इसका मैं आंसर आपको लास्ट में दूंगा। अब देखो ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब देखो विद्युत मोटर के कुछ पार्ट होते हैं, बिजली देख लो, हाँ, अब देखा सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, सिद्धांत। और जो विद्युत मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करती है, तो वो इंटरेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, किसके, इंटरेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर करती है, इंटरेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। किसके साथ इसका इंटरेक्शन रहता है, तो जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, क्या, किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र के बीच, विद्युत क्षेत्र के बीच, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और उसी के सिद्धांत पर मोटर काम करती है। अब इसमें आपको ये देखना है, ये बात होगी। अब देखो इसके पार्ट क्या देखना है कि जो मोटर होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होती है कुंडली, क्या होती है, कुंडली, क्या होती है, कुंडली होती है, जहां क्वेश्चन आया था कुंडली है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्या, सॉफ्ट लोहे की कॉर, या बोल सकते हैं मृदु लोहे कॉर, ठीक है, जो हो गया। तीसरा पार्ट होता है विभक्ति वलय या स्प्रिंट रिंग, क्या है, विभक्ति वलय या फिर क्या है, एक है ब्रश, ठीक है। अब देखो कहां पर ब्रश होते, कहां विभक्ति वलय होती है, क्या स्प्रिंट रिंग है, ये देखो पहले, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बना हुआ है जिस पर कलम चला हुआ है, ये क्या है, ब्रश है, ये क्या है, एक्स बाई ब्रश है। और जो रॉड दिख रही है ना, जी वाली यहाँ से, ये क्या है, ये स्प्रिंट रिंग है, क्या है, स्प्रिंट रिंग है, ठीक है। इसके बाद जो इसके बाद बचता है क्या, लोहे की कॉर, तो इसमें है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगा, ठीक है। यानी कि हाँ, विभक्ति कुंडली यहाँ पर लगी हुई है, इसमें यहाँ कुंडली, इसमें दोनों के बीच में इस टाइप से यहाँ ऐसे लगे होंगे कुंडली, जो हो जाएगा। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की है, जो स्विच लगा हुआ है, जैसे हम मोटर चालू करेंगे तो इसमें लाइट जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, तो जो अब देखो जो कुंडली है वो क्या होती है, तांबे की तार बनी होती है, किसके, तांबे के तार की बनी होती है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है, तो तांबे की तार की बनी होती है। आपने देखा होगा कि जो मोटर होती है, हम लोग बोलते हैं कि मोटर बढ़ गई, तो मोटर में बढ़ना क्या हो जाता है कि जो तांबे का तार है उसमें जो उसके जो मतलब कि जो भी क्या होंगे, यानी कनेक्शन वगैरह होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, या फिर करंट ज़्यादा फ्लो हो गई तो वो उसमें क्या आगे जल गई है, तो जो तांबे का तार है वो जल जाता है, ठीक है। उसे बाहर निकाल के फिर दूसरा उसमें तांबे की तार है या कुंडली है उससे बाइंडिंग करनी पड़ती है, वो कहलाता है मोटर का जलना, ठीक है। अब देखो जी क्या होता है, तांबे की तार की बनी होती है, जो तांबे की तार की बनी होगी, ठीक है, क्या होगी, तांबे की तार की बनी होती है।
हाँ, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो कुंडली है इसमें सब क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। जो करंट जा रही है ना, तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, कुंडली से होगी। जैसे ही कुंडली से करंट फ्लो होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, मोटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसका काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या काम है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि तांबे के तार का काम क्या होता है। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है किसकी, तांबे के तार की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे के तार की बनी होती है। और उसका काम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना उसका काम होता है। ठीक है। दूसरा है मृदुल लोहा कोर, मतलब कि एक उसमें क्या लगा होता है, एक अलग से क्या पाइप लगा होता है, जे लगा हुआ है। ठीक है। अब इसका जो क्या है काम, तो ये किसका है, ये जो मृदुल लोहा कोर है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। क्या है, नरम लोहे का बना होता है। किसका, नरम लोहे का। अब ये इसलिए क्यों बना होता है इसका, आपने देखा इसके पहले क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो हमने धारा परिणामी का धारा में क्या किया था, धारा प्रवाहित की थी। तो उसमें क्या हुआ था, एक बार मैग्नेट उत्पन्न हो गया था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। ठीक है। बाद में जो क्या था, लोहे का वो जो छड़ थी वो चुंबकीय क्षेत्र के समान व्यवहार करने लगी थी। इसी के लिए जो मृदुल लोहा कोर है जी क्या किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों इसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। क्या कहता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जो हमने जो कुंडली ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, उसे मजबूत कौन कर रहा है, मृदुल लोहा कोर कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। ठीक है, करता है। तीसरा है विभक्ति वलय। ठीक है। ये किसमें होती है, धातु की होती है। किसकी, धातु की बनी होती है। धातु की बनी होती है। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है, जो करंट फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, मोटर में जो करंट फ्लो हो रही है, जैसे जी मोटर है, इसमें क्या है, जी करंट फ्लो हो रही है। तो इसका जो जैसे यहां से करंट फ्लो, तो जैसे इस साइड गई और फिर क्या गई, इस साइड गई, तो ये क्या करेगी, विभक्ति वलय। जैसे करंट इस साइड आई तो जैसे मोड़ देगी इस साइड, तो फिर से वापस चली जाएगी, फिर इस साइड आई तो फिर ऐसा कर देगी, फिर इस साइड फिर इस साइड। तो इसका काम ये रहता है, मतलब कि जो हमारी करंट है उसकी दिशा को परिवर्तित करना या उलट देना। धारा की दिशा को उलट देना। ठीक है। अब कैसा है, ब्रश है। क्या है, ब्रश है। तो ब्रश का काम क्या होता है, देखो अब ब्रश का काम भी देख लो। जो ब्रश है ये बने होते हैं किसके, कार्बन के बने होते हैं। किसके, कार्बन के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो क्या है, विभक्ति वलय है और कुंडली है। क्या है, ब्रश का काम क्या होता है, जो विभक्ति वलय है उसके साथ संपर्क बनाए रखना। क्या होता है, विभक्त वलय के साथ संपर्क स्थापित करना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दोगे। आंसर क्या है, देखो आप तो बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि मतलब कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग है, भाग जो उसमें प्रभावित धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कर देता है, उलट देता है। तो क्या है, विभक्त वलय यानी कि स्प्रिंग रिंग, जो उलट देगा। अब देखो हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन देखो पहले।
पहले हमने देखा कि जो मोटर है उसका काम क्या रहता है। तो दोस्तों मोटर का काम क्या रहता है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसे किसमें चेंज करना है, विद्युत ऊर्जा को क्या करना है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह इंटरेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके बीच, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उसी के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये क्या है, मोटर का चित्र है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब क्वेश्चन हम और बताते हैं इसमें से। दूसरा कि जो मोटर होते हैं उससे कितने पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट होते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से आया है, विभक्ति बलय से आया है। कहां से आया है, विभक्ति बलय से है। अब क्या संभावना नहीं है कि क्वेश्चन कुंडली से पूछ ले, क्वेश्चन मृदु लोहा कॉइल से पूछ ले या ब्रश से पूछ ले, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी ही नहीं रहेगी। तो यहां से आ सकता है। अगर कुंडली से आता है तो कुंडली से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि जो कुंडली का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका काम होता है क्या, कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम होता है। दूसरा आएगा कि जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है, तो तांबे के तार की बनी होती है। दूसरा क्वेश्चन आएगा जो मृदु लोहे कोर है इसका काम क्या है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसे मजबूत करने का काम करता है मृदु लोहा कोर करता है। यह किस बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। और नरम लोहे की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप इसके पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि जो नरम लोहा होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तीसरा क्या है, विभक्त बलय, यानी कि स्प्लिंट रिंग। ये क्या है, किस बनी होती है, धातु की बनी होती है। इसका काम क्या होता है, धारा की दिशा को उलट देना। ये क्वेश्चन जो आया था वह वाला है। अब ब्रश है, ये किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। इसका काम क्या है, विभक्त बलय के साथ क्या है, संपर्क स्थापित करना। क्या, विभक्त बलय के साथ संपर्क स्थापित करना। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब 4 दूनी 8, 2 10 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 10 क्वेश्चन आपको हो गए। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप उसमें जो एक्स्ट्रा जानकारी लिखी है वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, 6 क्वेश्चन नंबर आ गए हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जी है कि जब परमाणु की मांग डॉट 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 है और नाभ की आवेश है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा। इसमें एक और जगह 4 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, क्या है, 4 है। तो पहले परमाणु की मांग पूछा है, फिर नाभ की आवेश का पूछा है, फिर नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा ये पूछा है, और उस पर बल का पूछा है। ठीक है, तो ये पूछा है, यानी कि हर बात किसी करनी है। सबसे पहले बात करनी है परमाणु क्रमांक ठीक है, इसके बाद बात करनी है शायद चार्ज की, आवेश की बात करनी है। किसकी, आवेश। फिर बात करनी है हमें, आवेश के बाद बात करनी है इलेक्ट्रॉन, अगर इनकी क्या हो रही, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर। ठीक है, फिर बात किसकी करनी है, फिर करनी है हमें त्रिज्या की, रेडियस की बात करनी है, त्रिज्या की बात करनी है। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं दिखा देता हूं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ठीक है, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री कुछ हो गई नहीं, रची नहीं होगी। तो अब क्या है, पहला हमारा तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, और मतलब कि दूसरा तत्व कौन सा है, हीलियम है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम यहां से पहले गया हा ही आया, फिर जैसे ही हमने कहा किया सेकंड इसमें आए, यहां से चलना स्टार्ट किए। ये क्या है, लिथियम है, ये बेरियम है, तो क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। ये आएगा नियोन आ जाएगा। ठीक है, क्या है, हीलियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो मतलब कि हम जैसे दाएं से बाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, परमाणु की मांग बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन का पहले का आंसर क्या आएगा, यहाँ देखो, पहला क्या, मतलब कि जब परमाणु की मांग है, मतलब जब इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ेगा, क्या होगा, परमाणु की मांग बढ़ेगा जब,
क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा, मान लो बढ़ रहा है, तो यानी कि हमने कैसा किया, लिथियम से हम गए कहाँ तक गए, हम गए नियोन तक गए। तो इसका क्या होगा, लिथियम का क्या आया, बेरियम आया, ठीक है, फिर क्या आया, बोरोन आया, फिर कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन आया, ठीक है, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आएगा, सारे ये आएंगे, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितने हैं, 3 है, इसका 4 है, इसके बाद कितना हो जाएगा, इसका 5, इसका 6, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, ठीक है। और फिर से इसके नीचे सोडियम आएगा तो वो 11 हो जाएगा, ठीक है। 4 है, तो हमने क्या किया, जैसे हम इस साइड जा रहे हैं, मतलब दाएं से बाएं जा रहे हैं, किसमें, आवाज साइड में, तो उसमें क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, अब है फिर बात कर रहा है नाभिकीय आवेश। अब जी क्या होता है, जी अगर कोई तत्व है तो इसमें परमाणु क्या होंगे, नाभिक होगा, तो नाभिक जी है इसका। नाभिक में क्या रहता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों ओर जो वलय होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब जो बोल रहा है जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या थे, तीन थे, अब इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि जो जितने परमाणु क्रमांक जितना होगा प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होती है, 3 होंगे इसमें प्रोटॉन। जब 3 प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है, तो जो हो जाएगा। अब क्या बोला, मतलब कि आवेश क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि अब अभी यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 4, मतलब चार्ज है, जो चार्ज क्या है, चार्ज है। पहले जैसे लिथियम में कितना था, 3 था, अब क्या होगा, बेरियम पर 4, इसके बाद बोरोन पर 5, कार्बन पर 6, मतलब कि यहाँ प्रोटॉन की संख्या क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि जो चार्ज है, मतलब कि जो चार्ज है उस पर बढ़ता जा रहा है कि बढ़ जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा, अब क्या है, तीसरा पॉइंट का है, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण। अब सॉरी जी क्या है, आकर्षण दिखाना है, आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। अब आकर्षण किससे होगा, देखो अब पहले क्या है हमारा, जी मान लो कि एक क्या है, परमाणु है उसके बना हुआ है। अब इसमें क्या किया, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब कि इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस, और प्रोटॉन पर आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, माइनस का होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। पहले यहाँ कितना था, 1 था, क्या था, 1 था, तो इस पर भी 1 था, तो इसमें दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल कम लगेगा। जैसे इस पर चार्ज बढ़ा, यहाँ हो गया कितना, मान लो कि 4 चार्ज हो गया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो आकर्षण बल क्या होगा, और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो समान द्रव होते हैं उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो मतलब पहले उनमें अट्रैक्शन कम था, जैसे इसमें हमने एनर्जी मतलब कि चार्ज बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन हो जाएगा और बढ़ जाएगा, मतलब कि और पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें 10 आ गए, मतलब कि हम नियॉन पे आ गए, तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि जो और पास आ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण बल क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है, ठीक है। अब आकर्षण बल बढ़ गया, अब बोल दिया क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। अब इसकी त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे अब जे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, जे क्या है, प्रोटॉन है, जो बीच में स्थिर है, ये तो कहीं जा नहीं रहा है, अब इलेक्ट्रॉन है, जे प्रोटॉन है, तो ये अब क्या होंगे, जब इनका आकर्षण बढ़ेगा तो ये पास में आएंगे नहीं आएंगे, जे पास में आएंगे, पास में जब आएंगे तो जो इसका जो नाभिक जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, नहीं हो जाएगा, आकार का हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो मतलब जो त्रिज्या है क्या होगी, त्रिज्या या रेडियस, क्या त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी, ठीक है। बात समझे नहीं समझे, मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, इसकी, मतलब कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा, हमारे उस पर आवेश बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो किस पर बेस्ड होता है, प्रोटॉन पर बेस्ड होता है, किस पर, प्रोटॉन पर बेस्ड होता है, ठीक है।
फिर क्या होएगा, आकर्षण बल बढ़ जाएगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन यही था। अब देखो इसमें हमें ऐसा देखना है कि पहला बढ़ेगा, दूसरा बढ़ेगा और तीसरा बढ़ेगा, चौथा कम होगा, मतलब इंक्रीज 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 फिर डिक्रीज। इसमें क्या है, इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये तो होगा नहीं, मतलब गलत हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हाँ जी, इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सी क्या है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, ये हो सही हो जाएगा। तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और घटता है यहाँ पर। ठीक है, तो जी जाएगा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अब अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर जी आ गया। क्वेश्चन क्या है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? क्या है, प्रकाश का विकिरण, ठीक है जी, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तीसरा को आंसर वो क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रकाश का वैक्षेपण, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन। इसके बाद प्रकाश का क्या है, परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है जी। अब ये क्या है, जो चित्र देख रहा है वो किसका चित्र है, ये है किसका, स्कैटरिंग का चित्र है। मतलब कि जैसे ही एक खिड़की है, एक अंधेरा कमरा है, उसमें क्या है, एक यहाँ पर खिड़की है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ क्या है, धुंध धुंध भरा हुआ है, क्या है, धुआं भरा हुआ है। तो इससे इनके जो कण हैं, क्या है, धुएं के जो कण है उससे प्रकाश टकरा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, देखो क्या होता है, जैसे ही क्या आएगा, अंधेरे कमरे में, अंधेरे कमरे में क्या आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश आया तो ये किससे चढ़ रहा है, धुएं के कण से, धुएं क्या है, धुएं के कणों से। ठीक है, जब कणों से टकराएगा तो जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, वो चारों ओर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चारों ओर बिखर जाएगा, जब जो जी घटना है, क्या, चारों ओर बिखर नहीं घटना, मतलब कि जो प्रकाश आ रहा है जी कहां से टकरा रहा है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर जी खिड़की है, जी प्रकाश आया, ये क्या है, कण है किसके, धुआं के कण है। ठीक है, जी क्या है, धुआं के कण है। इससे जैसे टकराया तो ये क्या हो गया, जी यहाँ पर, यहाँ बिखर गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। जो बिखरने की घटना है वो कहलाती क्या, जी बिखरने की घटना क्या, प्रकाश के बिखरने की घटना, क्या कहलाती है, जी कहलाती है प्रकाश का विकिरण, मतलब कि स्पेक्टिंग क्या होता है, प्रकाश का विकिरण, मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, विकिरण होता है। क्यों हुआ, क्योंकि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और जो विकिरण हुआ इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे टिंडल प्रभाव। क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, टिंडल प्रभाव में जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं, क्या होते हैं, कोलाइडी कोलाइडल कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें जैसे ही प्रकाश टकराया तो क्या हो जाते हैं, वो प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तित कर देते हैं, चारों ओर फैला देते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार से दिखता है। और जो कोलाइडी कण होते हैं इनका जो आकार होता है वो लगभग 1 नैनोमीटर से क्या होता है, ठीक है, क्या है, कोलाइडी कण होते हैं। बात समझ में आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, अंधेरा कमरा है, उसमें धुएं के कण खड़े हुए हैं, जिस प्रकाश की किरण आई तो वो चारों ओर बिखर गए, इस टाइप से बिखर गए। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि जो प्रकाश की जो धुआं है जैसे उससे कण टकराए वो क्या है, कोलाइडी कण है, उनका आकार छोटा छोटा है। जब उनका आकार छोटा है तो उनमें क्या कैसे प्रकृति है कि वो प्रकाश को क्या कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बिखेर दिया प्रकाश को। जो ये घटना है इसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और क्यों क्यों ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये कोलाइडी कण थे। क्या थे, ये धुआं के कण थे, वो कोलाइडी कण थे। अब इसके साथ क्वेश्चन और भी है, किसको और उदाहरण क्या है, किसकी, विकिरण के। कौन कौन से उदाहरण है, सबसे पहले हमने देखा किसमें, धुएं के साथ देखा। ठीक है, धुएं के साथ, धुएं के साथ। ठीक है, जो हमारा प्रकाश आ रहा था खिड़की से तो फैल रहा था। दूसरा है, आपने देखा होगा रात में जैसे कोयले में अगर आप जो आपकी गाड़ी की हेडलाइट है वो क्यों दिखाई देती है, तो ये कोयले के जो कण होते हैं वो भी सेम होते हैं, वो ये क्या है, एक प्रकार के कोलाइडी कण है। और कोलाइडी कण से जैसे ही क्या जो लाइट टकराएगी तो वो चारों फैल जाएगी और हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाती है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन किसका है, दूध का है। जैसे ये किसका है, कोयले के लिए है, कोयले के कण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है दूध का, दूध। दूध, ठीक है। अब क्या होता है, दूध जैसे ये क्या है, दूध है। दूध क्या होता है, पानी से कण मिश्रण होता है। इसमें भी क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। इसमें हमने क्या की, टॉर्च डाली। जब टॉर्च डालेंगे तो जो दूध का है जो कलर चेंज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हल्का नीला कलर हो जाता है। कैसा होता है, हल्का नीला कलर हो जाता है। तो ये किसका है, दूध का है। एक है क्या, आकाश का नीला दिखाई देना। क्या है, आकाश का, आकाश का नीला, नीला दिखाई देना। जैसे क्या होता है, आकाश का नीला प्रकाश के विकिरण के कारण दिखाई देता है। जैसे ही क्या होता है, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी आती है वो उसे बिखेर देती है। ठीक है, जी रहा। तो कितना होगा, 1 2 3 4। अब और देखो, इसके और भी उदाहरण दिए थे। ठीक है, ये है। तो ये किसका होगा, प्रकाश के लिए होगा। और जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है तो वो उस समय जो सूर्य है वो हमें लाल दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। किसका है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण है। ठीक है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये तो हो गया एक, आप क्वेश्चन का आ सकता है, ये देख लो, ये कमरे का आ गया। अब आने की संभावना किसकी है, आकाश का नीला दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखता है, तो क्या है, प्रकाश का विकिरण है। और इसके पहले दूध का हल्का पीला रंग प्रकाश के विकिरण के कारण। तीसरा जो हेडलाइट होती है तो कोयले के टकराने से दिखाई देती है, प्रकाश का विकिरण। ठीक है, ये हो गया, ये इसके उदाहरण हुए। इतने ही रहने दो। ठीक है, तो अब आया अपना क्वेश्चन का मेन पर। क्वेश्चन जी था अपना। क्वेश्चन क्या है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, आप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो, इसमें देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, छोटा है। देखो, एक आपके लिए शायरी है, सुनो। क्या है, देखो, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। क्या, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, और नदियों जैसा आदर पाना तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। मतलब कि आपको जो कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना होगा। अब ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें ये बताना है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें हम किस यौगिक का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम क्लोरीन, क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, सिल्वर के साथ। क्या, Ag के साथ। ठीक है, किसके साथ,
Ag के शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो दोनों ही तत्व हैं यौगिक हैं, क्या है? दोनों ही यौगिक हैं, तो ये क्या है? प्रकाश के प्रति क्या है? प्रकाश के प्रति क्या है? के प्रति के तहत क्या संवेदनशील है, क्या है? संवेदनशील है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका उपयोग क्या होता है? इसका जो उपयोग होता है तो उसमें क्या होता है इसका उपयोग? तो ये क्या होता है? फोटोग्राफी पर कोटिंग के रूप में लगाया जाता है। क्या होता है? फोटोग्राफी में किसके लिए होता है? कोटिंग के रूप में, कोटिंग के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। क्या रहेगा? सी रहेगा ऑप्शन जी। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है ए में क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है, बी में क्या है? सिल्वर आयोडाइड है, और सी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड दोनों है। ठीक है, इसमें से एक होता है AgNO3 भी होता है, इसको भी देख लो क्या है? AgNO3। ये क्या होता है? ये भी क्या होता है? फोटोग्राफिक पेपर पर के प्रति संवेदनशील होता है। क्या होता है? फोटोग्राफिक का जो पेपर होता है जिसका हम फोटो बनाते हैं वो इसके प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ये दो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? जी वाला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। यह सफेद पाउडर क्या है? सफेद पाउडर है ये थोड़ा हट गया किया जाता है। यौगिक X है और अग्निरोधक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो सफेद पाउडर बना है वो अग्निरोधक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। और उस यौगिक का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्या है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस, बी का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी क्या है? वाशिंग सोडा, और डी क्या है? बेकिंग पाउडर। तो यहां देखो, अब देखो कि जो क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? CaSO4 प्लस 2H2 क्या होगा? 2 नहीं, क्या हो जाएगा? 3H2 हो जाएगा। CaSO4 प्लस 3H2 नहीं 2 क्या? 2H2 क्या रहेगा? CaSO4 प्लस 2H2। ये क्या है? जिप्सम है, जिप्सम है। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है? तो इसमें होता है सीमेंट उद्योग में होता है। क्या होता है? सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट उद्योग में क्यों होता है? क्या करता है जी? सीमेंट को जमाता है। क्या करता है? सीमेंट को जमाता है। ठीक है, अगर धीरे डालेंगे तो जो आपका सीमेंट है वो जमेगा नहीं, जमता रहेगा। ठीक है, बात हो गई। अब जी आया, हमने क्या किया? इसे गर्म किया। गर्म कितने पे किया? लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या हो गया? तो बन गया क्या? CaSO4 1/2H2 क्या हो गया? CaSO4 1/2H2। अब बचा कितना? मतलब दो में से आधा पानी निकल गया, बचा कितना? बचा 3/2H2 बचा, तो ये अलग हो जाएगा। अब जो CaSO4 प्लस 1/2H2 हो इसे क्या कहते हैं? POP। ये क्या है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कौन सा पेरिस? लंदन पेरिस वाला पेरिस नहीं, जिसका नाम क्या है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस है। अब इसका उपयोग देख लो। तो उपयोग किसमें करोगे दोस्तों? सबसे पहले जो उपयोग करते हैं वो कहते हैं हम किसमें? जिस छत के लिए हम खड़े हैं ना, इसकी डेंटिंग पेंटिंग की जाती, वो किससे की जाती है? POP से तो करते बन, तो किसमें करेंगे? मतलब कि हम लिख सकते हैं कि सजावटी सामान में, सजावट के लिए, घरों में सजावट के लिए, घरों में सजावट के लिए। ठीक है, घरों में सजावट के लिए करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है, दूसरा कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि दो गाड़ी सामने से आ रही थी, फिर भी टकराई, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। जब एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल में जाओगे।
तो वहाँ क्या होगा, हमारे हाथ या पाँव फ्रैक्चर होंगे, और फ्रैक्चर होंगे तो क्या चलेगा, पायरस चलेगा। वो किसका बना होता है, प्लास्टिक और पेरिस का होता है। क्या होता है, पीओपी का बना होता है। तो किसमें होगा, चिकित्सा में, चिकित्सा। अब किस टाइप की चिकित्सा, मतलब कि फ्रैक्चर के लिए, फ्रैक्चर। और किसमें करेंगे, फ्रैक्चर हो गया, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा मतलब दंत चिकित्सा में, ठीक है, दंत चिकित्सा में। तीसरा क्या हो गया, घरों में सजावट के रूप में, चिकित्सा में, और भी हो सकते हैं, इसको उपयोग देख लेना हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो, ये एक किसका है, बायो क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये क्या है, श्वसन के समय किस अभिक्रिया ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वसन के समय किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर है वो है कि जो हमारा क्या है, पायरुवेट है। क्या है, पायरुवेट है, पायरुवेट। जो दोस्तों पायरुवेट है, इसका क्या होता है, अग्रहण होता है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अग्रहण होगा, यानी कि क्या है, इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, क्या रहेगा, वो रहेगा C6H12O6 प्लस क्या रहेगा, प्लस 6O2 रहेंगे। इसका जब हम अग्रहण करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, साथ में क्या निकलेगी, 32 ATP, क्या ATP क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इससे हम बैलेंस करेंगे तो 6 जाएगा यहाँ पर और 6 जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन, तो 6 कार्बन ये हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18, तो ये 6 जी है और 12 जी है, तो 18 ऑक्सीजन हो गया, ठीक, जो हो गया बैलेंस। और ये घटना होती कहाँ है, जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इससे क्या बना, पायरुवेट का CO2 H2O और ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, ठीक है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो जी बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पानी जमीन में रिसता है, तो क्या है, भास्मीकरण, फिर क्या है, इनफिल्ट्रेशन, और फिर क्या है, परासरण और बाष्पीकरण, ठीक है। अब देखो इसका, ये क्या है, ये क्या है, इनफिल्ट्रेशन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इनफिल्ट्रेशन, जी है, ठीक है, जी वाला आंसर है, ठीक है। अब होता है इसमें क्या है, समझो, जैसे ही क्या है, बारिश हुई, बारिश होगी तो इसके बूंदें क्या होंगी, जमीन पड़ेगी, जमीन में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से पानी क्या जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, ये कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। अब समझो और चीजें, अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, जी देख लो, भास्मीकरण, क्या, भास्मीकरण, ये क्या होता है, जो कुछ नहीं होता है, हमने क्या किया, कचरा लिया, कचरा लिया, और से कितने पर, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या किया, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया, जलाया, ये कराता है भास्मीकरण, ठीक है। मतलब कि कोई भी वस्तु है उससे 1500 सेंटीग्रेड से मतलब उच्च तापमान पर जलाना क्या कहलाता है, भास्मीकरण। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें जो कचरा का निपटारा किया जाता है इसी विधि से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या, परासरण क्या है, परासरण, ठीक है। परासरण दोस्तों कुछ नहीं होता है, यह क्या है, भौतिक क्रिया है, क्या है, भौतिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें होती है अर्ध पारगम झिल्ली, क्या होती है, अर्ध पारगम झिल्ली, क्या है, अर्ध पारगम झिल्ली होती है। क्या कहती है, जो अर्ध पारगम झिल्ली होती है वह किसी पदार्थ को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता
अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या कहती है, तो ले जाती है। ठीक है, क्या कहती है, ले जाती है। वाले वाले क्षेत्र की ओर बहता है। ठीक है जी, हो गया। अब क्या है, बाष्पोत्सर्जन। इससे जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, बाष्पोत्सर्जन से बनाते हैं। ठीक है जी, हो जाएगा। अब चलो और आगे जाओ। आप क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं ना, तो आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे इसी से। मतलब कि अगर और चीजें भी आती हैं तो वो भी आपसे बनेंगी। मतलब कि जब एक प्रकार का क्या है, रिवीजन भी है साथ में। ठीक है, अब क्या है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को ढहाने, क्या मतलब कि इसे मान लो तोड़ने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, पसलियां, दूसरा क्या है, औपास्थि के छल्ले, तीसरा क्या है, रीढ़, और दूसरा क्या है, श्वसन नली। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, श्वसन तंत्र का भाग है। क्या है, ये हमारा श्वसन तंत्र का भाग, श्वसन तंत्र का भाग है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसमें क्या है, एक ट्रैकिया होता है। क्या होता है, ट्रैकिया, ये है यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है, तो हम सांस जब लेते हैं तो ट्रैकिया के माध्यम से लेते हैं। उस ट्रैकिया की क्या है, प्रोटेक्शन देने के लिए एक कुछ छल्ले लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे जी, यहाँ पर एक छल्ला ये है। इन छल्लों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजा। क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजा, या उपास्थि के छल्ले। क्या कहते हैं, उपास्थि के छल्ले कहते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। अब देखो जी, जी क्वेश्चन क्या है, किलोल क्षार प्रक्रिया में 3 उत्पाद उत्पादित होते हैं। ठीक, उत्पादित होती हैं कौन कौन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और NaOH, हाइड्रोजन क्लोरीन और NaOH, क्लोरीन ऑक्सीजन और Na2CO3, और क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर ये NCERT से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया, NCERT से लिया। ठीक है, ये लिया है। अब इसमें क्या है, ये दो रॉड है, एक एनोड है एक कैथोड है। इसमें क्या है, एनोड है और कैथोड है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, देखो क्या है, क्लोरीन क्षार अभिक्रिया है। मतलब कि एक मतलब क्या है, NaCl है। ठीक है, और दूसरा क्या है, H2 है। ठीक है, इसे किया गर्म तो क्या कितना हो जाएगा, Na पॉजिटिव रहेगा और Cl नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से H2O, OH और H। ठीक है, इसमें टूट जाएगा। ठीक है, OH और H में, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब दोनों की क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या जाएगा, NaOH बन जाएगा, Na जैसे लग जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव, मतलब NaOH, और जो क्लोरीन के एक अणु है तो एक अणु और जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन का दो अणु बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। क्या बन गया, NaOH प्लस Cl प्लस H2, यानी कि NaOH बन गया, एक यौगिक बन गया। ये क्या है, क्लोरीन गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्लोरीन गैस निकल रही, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही, और बन के आ गया यहाँ पर NaOH, हमने यहाँ से कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें, देखो क्या है, ऑप्शन ये है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और NaOH, तो ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH बन जाएगा। जी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा जी, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
आप मतलब पूरा पेपर में शानदार पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं एनर्जी में कमी आ जाए। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, दोबारा हो गया, केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होगा। मतलब कि ये क्या है, एक मान लीजिए प्रकाश, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब इसका ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, यहाँ कहीं फोकस होगा, और ये क्या होगा, इसका पोल होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं एक आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, मतलब यहाँ से गुजरी, ठीक है। आपतित गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। आपको पता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वापस ही वो कहाँ से आती है, वक्रता केंद्र से ही वापस आती है। मतलब कि यहीं से गुजर रही है, यहीं से वापस आ रही है, तो इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा, नहीं बनेगा। कितना रहेगा, 0 डिग्री का एंगल रहेगा। कितना रहेगा, 0 डिग्री का एंगल। आंसर क्या हो जाएगा, जी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। मतलब कि अगर यहाँ से हमने कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गई और वापस कहाँ से आ गई, यहीं से आ गई, तो एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो जी इसका आंसर रहेगा ए। और देखो 16 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, नीचे दिए गए एक पत्ती के क्रॉस सेक्शन के चित्र का अध्ययन करें और कौन सा विकल्प सही है बताएं, ठीक है। तो ऑप्शन ये दिए गए हैं, ठीक है। इंग्लिश में देंगे ऑप्शन, हिंदी में नहीं है। एक है अपर एडिपेरिक, बिलो एडिपेरिक, सी स्ट्रोमा और डी एयर स्पेस और ई क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस पत्ती को देखो, ये पत्ती है, ये क्या है हमारी, मतलब पत्ती रहेगी, पत्ते की जो ऊपरी सतह रहेगी इसे कहते हैं अपर एपिडेमिक कहते हैं। जो लोअर सतह है मतलब यहाँ की सतह है, इसे कहते हैं क्या, लोअर एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। इसका चित्र नहीं दिया गया है, था वो शायद जो हमारा जिसने बनाई है पीपीटी उसने शायद गलती कर दी है, इसलिए ध्यान नहीं दे पाए। तो ये रहेंगे, जी क्या अपर एपिडेमिक है, जी लोअर एपिडेमिक है। इसके बाद यहाँ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर, ये जी क्या है, दोनों जी हैं एयर स्पेस है, और ये क्या है, ग्रिल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। इसके बाद ये होती है मेन पत्ती, ये अलग से दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे का जो लेक्चर लूंगा, क्वेश्चन पूरा सही से है नहीं तो मैं उसमें आपको बता दूंगा जी क्वेश्चन था। अब जाओ इस पर जाओ जी, क्या बल्ब है, जला दो इसे। क्वेश्चन क्या है, बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए क्या बनाने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध के लिए, उच्च धारा के लिए, उच्च प्रतिरोधकता के लिए और उच्च वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये दिए गए। अब जी भाई साहब बल्ब है और जी क्या है, इसका फिलामेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो पहले हम देखते हैं कि बल्ब से आया क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो फिलामेंट है क्या है, फिलामेंट ये किससे बना होता है, तो टंगस्टन धातु से बना होता है। किसका, टंगस्टन, टंगस्टन। जो टंगस्टन धातु है इसे क्या कहते हैं, वुल्फ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, वुल्फ्राम, ठीक है। इसका इसे कैसे डिनोट करते हैं, तो W से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, W से इसे डिनोट करते हैं, कैसे, वुल्फ्राम को। इसके लिए और कुछ है क्या, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 74 होता है। कितना होता है, 74 होता है।
इसके बाद अब देखो, अब हमें जो टंगस्टन है हमें इसको ऐसा बनाना है जे किसका, जिससे जे क्या हो, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करें तो ये गर्म ना हो, यानी कि गलना कैसा होना चाहिए, मतलब कि अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करने पर ये गले नहीं, ठीक है ना, गले नहीं, तो इसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इसका क्या हो, गलनांक क्या होता है, गलनांक जी क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, उच्च। और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मतलब कि जिसको सहन कर सके, प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, वही क्या हो, उच्च हो, क्या हो, उच्च हो। तो यानी कि उच्च गलनांक हो और प्रतिरोध भी क्या हो, उच्च हो। बल्ब हम कहते हैं इसका मतलब कि संकेतक क्या है, W है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 74 है, टंगस्टन है, ठीक है। और जो फिलामेंट है किसका होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध, क्या, हाई प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका है गलनांक उच्च हो और प्रतिरोध उच्च हो, दोनों उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है जाओ जी, आगे बढ़ना नेक्स्ट पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। मतलब कि जे P है हमारा, जे Q है और जे R है और जे S है। मतलब हमें क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां लिख देते हैं, जे है क्या, FeSO4, ठीक है, जे क्या है यहाँ पर FeSO4, जे क्या है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस है नहीं, इतना ही है, FeSO4 है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, एरो का चिन्ह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एरो का, FeSO4 एरो का चिन्ह लगा हुआ है, जे जाओ नीचे जाओ, ठीक है। क्या बना, Fe2O3, ठीक है, प्लस, प्लस क्या है, SO2, प्लस क्या है, SO3, तीन चीजें हैं, ठीक है, जी है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, जे P है, जे Q है, जे R है और जे S है, ठीक है। अब हमें संतुलित करना है। पहले देखो O कितने हैं, दो, तीन जे हैं, दो जे हैं, 3 2 5 और 3 8, यहाँ कितने हैं, 4। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें, दो, देखो अगर पीछे 2 लिखा है, ये संख्या है, देखो ये कोई फॉर्मूला लिखा है, इसके पीछे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 इन सब का माना जाता है। जैसे Fe है, इसका माना जाएगा, S का माना जाएगा, O का माना जाएगा, मतलब तीनों संख्याओं का माना, तीनों जो संकेत है उनका माना जाएगा। जबकि जो अगर नीचे लिखा हुआ है, जैसे O के नीचे कितना लिखा, 4 लिखा, तो 4 इसका माना जाएगा, सिर्फ O का माना जाएगा। बस समझो, वैसे समझ एक बात कि जो अगर 2 कोई संख्या पीछे लिखी है, तो जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें सबका माना जाएगा, इसका Fe का माना जाएगा, S का माना जाएगा, O का माना जाएगा। अगर जी 4 मतलब कोई संख्या O के बगल में लिखी हुई है, तो सिर्फ किसकी मानी जाएगी, जिसके बगल में लिखी है उसी की मानी जाएगी। जैसे 4 कहाँ लिखा है, O के बगल में लिखा, तो 4 किसका है, सिर्फ O का है, जबकि 2 तीनों का है, किसका है, Fe का है, S का है, O का है, ठीक है। इतना समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने हो रहे, तो यहाँ पर 3 कितना हो रहा है, 3 और 2 5 और 3 8, 8 में चाहिए O, तो 8 कैसे होंगे, 4 तो जी हैं और हमने 2 का दिया, इसमें क्या गुणा कर दिया, तो 2 मतलब 2 ऐसा हो गया, 2CO2 हो गया, CO4 हो गया, तो 8 हो गया, नहीं हो गया, तुम्हारे ऑप्शन कितना हो गए, 8 हो गए। अब S कितना चाहिए, तो एक S J है, एक S J है, मतलब 2 S चाहिए, तो 2 S पहले से लगे हुए, 2 J है और 2 के आगे क्या लगा हुआ, S लगा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है Fe चाहिए 2, तो J कितने हैं, 2 है, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा।
और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना आएगा 1। तो यानी कि जो हमारा सूत्र था वो बैलेंस हो गया। ठीक है, जो हमें अपघटन क्रिया की गई थी वो रिएक्शन वो बैलेंस हो गई। क्यों आएगा, आपने देख लिया है। देखो यहाँ क्या है, एस कितना हो रहा है, 1 1 2, तो 2 यहाँ हो रहे हो रहे, 2 जे लिखा है, जे एफ का भी है और एस का है, सल्फर का भी है, तो दूसरा भर है, दूसरा भर हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो कैसे हुए 4 दूनी 8, मतलब कि 3 और 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, इसके बाद आयरन कितने हैं 2, तो एफ 2 पहले लिखा हुआ है, तो आयरन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यानी कि अब ऑप्शन देखो 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2, यानी कि जो है हमारा आंसर। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। मतलब कि पहले क्या आएगा, पी की जगह पी क्यू आर और एस, जे कहां पर है 2 है, जे 1 है, जे 1 है, जे 1 है। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट, हाँ ठीक है, देखो जे क्या है, जे है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। तो ये क्या है, हमारा फ्यूज तार है, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, फ्यूज तार जुड़ा हुआ है। एक जिस टाइप का आता है फ्यूज तार, एक ऐसा आता है, एक ऐसा आता है। ठीक है, तो मैंने आपको सबके सब बता दिए फ्यूज तार के इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। ठीक है, अच्छी बात भाई, सब बिल्कुल शानदार। फिर फ्यूल को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूल बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, अब हमें ये जानना है इसमें से कौन कौन से कथन सही है। एक में दिया गया है कि 1 2 और 3 सही है, 2 में दिया गया है 2 और 3 सही है, 3 में दिया गया है कि 1 और 2 सही है, और 4 में दिया गया कि 1 और 3 सही है। तो यहाँ देखते हैं, देखो समझो, ये क्या बात कर रहे हैं, अपन फ्यूज की बात कर रहे हैं। फ्यूज, अब फ्यूज के बारे में देखो, जो दोस्तों फ्यूज है वो टिन, क्या टिन और जो क्या होता है लेड मिश्र धातु से बना होता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात होगी। ठीक है, क्या बना था कि जो फ्यूज है वो टिन और लेड मिश्र धातु से बना होता है। दोस्तों जो फ्यूज तार है वो किस पे काम करता है, जूल के तापन नियम में काम करता है। किसके, जूल के तापन नियम पर काम करता है। ठीक है, और देखो जो फ्यूज तार है उसे घर की लाइट के साथ जुड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। इसमें श्रेणी क्रम में विद्युत वायर के साथ वायर कौन सा वायर रहेगा, फेस वाला, इसके साथ फेस के साथ जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, फेस वायर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और देखो, और जो इसका गलनांक होता है, किसका, देखो फ्यूज तार है, अब इसका गलनांक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो बताओ पहले। क्या, क्योंकि इसे जे हमारा क्या है, घर की जे आए हमारा वायर आया, यहाँ पर जी वायर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक फ्यूज तार लगा दिया। ठीक है, जे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के बाद क्या है, अलग अलग से श्रेणी में चीजें, जो पंखा लगा हुआ है, क्या है फैन है, जे ट्यूबलाइट है, जे क्या है हमारा फ्रिज है। ठीक है, एसी लगा हुआ है अगर हमारे घर में हो तो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात कही नहीं। ठीक है जी, हो गई, इतने सामान जुड़े हुए हैं। जे क्या लगा, फ्यूज तार लगा हुआ है, यहाँ से लाइट आ रही। ठीक है, क्या आ रहा, करंट आ रहा। ठीक है, करंट आ रहा। अब जैसे करंट किया, अब इसमें क्या है, हाई वोल्टेज करंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो वायर लगा हुआ है इसका गलनांक क्या है, अगर मान लो उच्च है, उच्च गलनांक हुआ तो क्या करेगा,
नहीं गलेगा। नहीं गलेगा तो सीधे क्या करेगा, इस पर अंदर चला जाएगा। अंदर चला गया तो मतलब कि जितने हमारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है। अगर कम गलनांक कम है, जैसे ही कम गलनांक रहेगा तो क्या करेगा, अंदर जाएगा तो ये गल जाएगा, क्योंकि गलनांक कम है। गलनांक कम है तो मतलब गलेगा। गलेगा तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो सुरक्षित रहेंगे। तो सॉरी जितने हमारे इलेक्ट्रिक सामान है तो बेकार रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए फ्यूज तार का गलनांक हमेशा क्या होता है, कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब और देखो और क्या होता है, इसका प्रतिरोध क्या रहेगा, प्रतिरोध, दोस्तों प्रतिरोध भी क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि जो फ्यूज तार है वो टिन और लेड का बना होता है, जूल के तापमान नियम पर आधारित होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक है। इसके बाद फ्यूज तार का गलनांक होता है, कम होता है, और प्रतिरोध भी कम होता है। इतनी बातें थी। ठीक है। और जो फ्यूज तार है वो अधिभार मतलब ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारे जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उनकी रक्षा करता है। जी बिल्कुल। इससे ये क्वेश्चन आता है, अधिभार मतलब ओवरलोड, ओवरलोड नहीं, कुछ वर्ड क्या है, अधिक। ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी चीजें थी। अब देखो आंसर देखो, तो पहला ये है टिन लेड मिश्र धातु का फ्यूज तार बना होता है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात। फ्यूज में विद्युत तारा, फ्यूज को विद्युत तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही है। ठीक है। इसके बाद क्या है, फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ये गलत बात हो जाएगी। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए गलनांक। क्योंकि अगर उच्च रहेगा तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है वो सब के सब खराब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। आ जाओ और जाओ, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है। ये क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है। ये क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण है। ठीक है। ये क्या है, इसका आधा है। अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अगर इसे अलग कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बन जाएगा। और ये क्या रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा। क्या रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, दर्पण। ठीक है। दर्पण इसका क्या रहेगा, एक सेंटर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्रता, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, केंद्र। यहाँ पर कहीं इसका क्या हो जाएगा, फोकस होगा। यहाँ पर क्या होगा, फोकस, फोकस। और ये क्या होगा, यहाँ पर पोल होगा। क्या होगा, पोल हो जाएगा। जो दिए, मान लो हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने कर दिया कोडिंग कर दी, या फिर क्या कर दिया, रंग कर दिया। तो अब ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अब देखो यह गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। यह दर्पण का अभिलंब होता है। ठीक है, पहले बात। दूसरी बात क्या है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। दूसरी बात। तीसरा क्या है, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। देखो मुख्य फोकस ये है और हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये बात गलत हो जाएगी। पहला सही है, ठीक है, और दूसरा सही रहेगा। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी गलत रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, गलत रहेगा। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये बात तो सही है, ये हमारा सही रहेगा। ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। आपतन बिंदु क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंडिकेशन इट ऑलवेज लोकेटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, जी वाली हमारी, ठीक है, स्पष्ट होता है। तो आपका बिंदु हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है, तो जी हो जाएगा गलत। तो यानी कि 1 और 3 कौन सा सही है, 1 और 3 जी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। लास्ट क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सभी सही गुणों गणितीय रूप को दर्शाता है। तो आपको पता है कि ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है, क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो जी जो रेजिस्टेंस है वो उसमें वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। आई क्या है, करंट है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं, तो किसी एक को कर लो, जो हो जाएगा V बराबर कर लो इसे क्या, आई आर, ठीक है, जो हो जाएगा इसका आंसर। तो कोई मान लो जी इसका आंसर है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन थे वो सभी पूर्ण हो जाते हैं। एक आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, साथ में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जी आपको पहला लेक्चर है, इसमें आपको मज़ा आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको 100% दिया जाए। साथ में मैंने यह भी कोशिश की है कि आपको एक से अधिक क्वेश्चन के आंसर मिलें। जिन्हीं कोशिश की है कि सर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देके छोड़ दिया, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। बाय।